नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। निक्की हेली अमेरिका की प्रसिद्ध नेताओं में शुमार की जाती हैं। वो साउथ कैरोलिना की 2 बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत रह चुकी हैं। ऐसे में उनके इस ऐलान को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में साथ ही रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक निक्की हेली बुधवार को दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन में एक भाषण के दौरान अपने चुनाव अभियान की योजना पेश करेंगी। भारत में मौजूद बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। मंगलवार सुबह इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम राजधानी दिल्ली में और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर पहुंची। बीबीसी कार्यालय में जांच के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा वहां मौजूद कर्मचारियों के फोन ले लिए गए। संस्थान के अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर डाटा को भी चेक किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इनकम टैक्स टीम ने कहा कि वो बैकअप लेने के बाद डिवाइस वापस कर देंगे। इसको लेकर बीबीसी की प्रतिक्रिया आई है। बीबीसी ने ट्वीट कर कहा कि इनकम टैक्स अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में मौजूद हैं। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मंगलवार को बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में किए जा रहे आयकर विभाग के सर्वे के बारे में गहरी चिंता जताई है। ईजीआई ने एक बयान में कहा, सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति से ईजीआई व्यथित है। गिल्ड ने नोट किया कि गुजरात में 2002 की हिंसा और भारत में अल्पसंख्यकों की वर्तमान स्थिति पर बीबीसी द्वारा 2 डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के तुरंत बाद आईटी सर्वे सामने आया है। गिल्ड ने याद दिलाया कि 2021 में न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, दैनिक भास्कर और भारत समाचार के कार्यालयों में आईटी सर्वे किए गए थे। गिल्ड ने कहा, हर मामले में छापे और सर्वे समाचार संगठनों द्वारा सरकारी प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण कवरेज की पृष्ठभूमि के खिलाफ थे। ये एक प्रवृत्ति है जो संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करती है। गिल्ड ने अपनी पहली मांग को दोहराया कि सरकारें तय करें कि इस तरह की जांच निर्धारित नियमों के भीतर की जाए और वे स्वतंत्र मीडिया को डराने के लिए उत्पीड़न का साधन न बने। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के बाद अब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग की कार्रवाई की निंदा की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मंगलवार को नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वेक्षणों की निंदा की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर कहा, प्रेस क्लब को इस बात की गहरी चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण नेटवर्क पर सरकार की कार्रवाई से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचेगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अपनी एजेंसियों को मीडिया को डराने धमकाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोके। विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, यहां हम अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण और प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। सच बोलने वालों को सरकार बेशर्मी से परेशान कर रही है, चाहे वो विपक्षी नेता हों, मीडिया कार्यकर्ता या कोई और। मुफ्ती ने कहा, दस्ताने बंद हो गए हैं और सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। समाजवादी पार्टी ने कहा, लोकतंत्र को खत्म कर रही है भाजपा सरकार। दिल्ली में बीबीसी के ऑफिस पर आयकर विभाग की जबरन छापेमारी बेहद निंदनीय है। क्या भाजपा सरकार हर आवाज को दबाना चाहती है जो उनके या उनके नेताओं के उत्पीड़न के विरुद्ध मुखर होगा? सरकार याद रखे, समय और सत्ता बदलती है, लेकिन लोकतंत्र अमर है। कांग्रेस ने एक अन्य ट्वीट कर कहा, तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है। ट्वीट में बीबीसी के माइक का फोटो है जिस पर कटीली तार लगा दिए गए हैं। बीबीसी इंडिया के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे या छापे से दुनिया भर के मीडिया ने प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एजेंसी एएफपी, ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, ड्यूश वैले, एमएसएन, रॉयटर्स समेत तमाम विदेशी मीडिया ने इस खबर को फ्लैश कर दिया है और रेड को सीधे पीएम मोदी को लेकर आई बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीबीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पर 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाई, इसीलिए उस पर छापा मारा गया है।
न्यूज़ एजेंसी एएफपी ने अपनी इंट्रो की शुरुआत में ही ये बात कही कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद ये छापे मारे गए। न्यूज़ एजेंसी एएफपी ने मंगलवार को बीबीसी पर छापे के बाद नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के हवाले से कहा कि मोदी के कार्यकाल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही विदेशी मीडिया एक बार फिर से गुजरात दंगों, पीएम मोदी और भारतीय लोकतंत्र को लेकर टिप्पणियां करना शुरू कर चुका है। बीबीसी पर रेड के तुरंत बाद बीजेपी ने बीबीसी पर निशाना साधा। बीजेपी ने बीबीसी को दुनिया का सबसे भ्रष्ट संगठन बताया है। उसने कहा कि बीबीसी पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन है। उसने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा वो भारत विरोधी बयानों का समर्थन करती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, अगर कोई कंपनी या संगठन भारत में काम कर रहा है तो उन्हें भारतीय कानून का पालन करना होगा। अगर आप कानून का पालन कर रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? आईटी विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। बीबीसी का प्रोपेगेंडा कांग्रेस के एजेंडे से मेल खाता है। भाटिया ने कहा, बीबीसी दफ्तरों में आयकर विभाग के चल रहे सर्वे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस हो, टीएमसी हो या सपा, ये सभी भारतीयों के लिए चिंता का विषय है। पहले कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि देश संविधान के अनुसार चलता है। ये मोदी सरकार है। जांच एजेंसियां अब पिंजरे में बंद तोता नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं। भारत में काम करने वाली कोई भी एजेंसी, चाहे मीडिया फर्म हो या कंपनी, उसे भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डर नहीं होना चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने लोगों के लाखों करोड़ ठगे हैं। याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग की गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने गलत तरीके से अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इसके साथ ही एलआईसी और एसबीआई के द्वारा भारी मात्रा में अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश को लेकर भी जांच की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की देखरेख और निगरानी में सीबीआई, ईडी, डीआरआई, सेबी, आरबीआई जैसी एजेंसियों से जांच की मांग की। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले ही 2 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। हालांकि उनमें इस प्रकार की जांच की मांग नहीं की गई है। उन याचिकाओं से मामले का पूरा नैरेटिव दूसरा बन रहा है। उन याचिकाओं में शॉर्ट सेलिंग के जरिए शेयर बाजार को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जांच की मांग की गई है और इसी की जांच को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने समिति बनाने के लिए भी सहमति जताई है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया है। अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एनआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इस मामले में बीजेपी के पास छिपाने या डरने के लिए कुछ भी नहीं है। न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, कांग्रेस अदालत क्यों नहीं जाती? कांग्रेस ने पेगासस पर भी इसी तरह के फर्जी आरोप लगाए थे। अडानी के शेयरों में गिरावट के बाद चल रहे विवाद पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि मामला अदालत में है। अमित शाह ने फिर भी बीजेपी का जोरदार ढंग से बचाव किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। एक मंत्री के तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है तो मेरे लिए टिप्पणी करना सही नहीं, लेकिन इसमें बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और डरने के लिए भी कुछ नहीं है। अडानी केस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर विवाद के दौरान पार्टी ने केंद्र के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कांग्रेस को अदालत में अपने दावों के सबूत पेश करने की चुनौती दी। शाह ने कहा कि वो अदालत क्यों नहीं जाते? जब पेगासस का मुद्दा उठाया गया था, मैंने कहा था कि सबूत के साथ कोर्ट जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। वहीं अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद के भाषण को हटाए जाने पर अमित शाह ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब संसद में किसी की टिप्पणी को हटाया गया हो। संसद की कार्यवाही का इतिहास इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाता है। संसद संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नियमों के तहत चर्चा करने का स्थान है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हम सबों को मिलकर देश बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और 5 राज्यों को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा और 5 राज्यों की विधानसभाओं के डिप्टी स्पीकर के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं। 23 जून 2019 से लोकसभा का डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। इस पद पर आमतौर पर विपक्षी दलों का कब्जा रहता है।
देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने इस मामले को बहुत जरूरी बताते हुए जनहित याचिका से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से मशवरा मांगा। लोकसभा के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान की विधानसभाओं में भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। लोकसभा और कई राज्यों की विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर के चुनाव न होने को लेकर कांग्रेस ने कहा, ये सरकार के द्वारा सभी स्थापित प्रथाओं और परंपराओं को नष्ट करने का एक और उदाहरण है। बता दें, आमतौर पर मुख्य विपक्षी दल के हिस्से में रहने वाला डिप्टी स्पीकर का पद 23 जून 2019 से लोकसभा में खाली है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये सरकार लोकसभा के सभी स्थापित प्रथाओं और परंपराओं को नष्ट कर रही है। ये विपक्ष का अधिकार है। परंपरागत रूप से डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा विपक्षी दलों के पास रहा है। सरकार चाहे जिस पार्टी को दे दे, लेकिन परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को डिप्टी स्पीकर चुनने के लिए कई पत्र लिखे थे। वहीं बिरला ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, डिप्टी स्पीकर का चयन एक प्रक्रिया है और जब समय आएगा ये किया जाएगा। हालांकि अध्यक्ष के करीबी सूत्रों ने कहा, यह मुद्दा सरकार का विशेषाधिकार है और सरकार द्वारा एक निर्णय लिया जाना है। एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील मंगलवार को हो गई। यानी टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया 250 विमान खरीदेगी, जिसमें एयरबस के 40 वाइड बॉडी A350 प्लेन्स और 210 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने बताया कि अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए वाइड बॉडी प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा। आमतौर पर 16 घंटे से कुछ अधिक समय वाली उड़ानों को अल्ट्रा लॉन्ग हॉल उड़ानें कहा जाता है। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक सौदा बताते हुए कहा, यह विकास भारत और फ्रांस के बीच गहरे संबंधों के साथ साथ भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सफलताओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। हमारा नागरिक उड्डयन और भारत के विकास का एक अभिन्न अंग है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी के विमान को सोमवार देर रात हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस का कहना है कि राहुल प्रयागराज जाने वाले थे और आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम भी था, लेकिन अधिकारियों ने उनके विमान को उतरने नहीं दिया। इस आरोप से हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इनकार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राम ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी के विमान को केरल के वायनाड से लौटने पर यहाँ बाबत हवाई अड्डे पर उतरना था। पीटीआई से राय ने कहा, वो और पार्टी के अन्य नेता अपने नेता की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे, लेकिन उनके विमान को अंतिम समय पर उतरने नहीं दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट गए। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार अजय राय ने आरोप लगाया कि हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि वो दबाव में थे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान किसी न किसी केस में लगातार फंसते रहे हैं। अब यूपी की एक विशेष अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की सजा सुना दी और 3-3 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद अब्दुल्ला की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। अब्दुल्ला स्वार सीट से विधायक है। ये सजा सोमवार को सुनाई गई। हालांकि दोनों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। ये मामला 2008 का है, जब पुलिस ने छजलैट चेकिंग के दौरान आजम खान के काफिले को रोका था और उसके बाद आजम खान के समर्थकों ने हंगामा किया, जिसके बाद ट्रैफिक ब्लॉक करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुरादाबाद में पुलिस जांच के लिए उनकी कार को जब रोका गया था, उसके बाद दोनों नेताओं ने 2 जनवरी 2008 को इसके विरोध में ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया था। बता दें, 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से आजम खान के खिलाफ 83 केस और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 41 मामले दर्ज किए गए हैं। अफसर के खिलाफ धमकी भरे भाषण, जिसको नफरती भाषण कहा गया, उसके लिए आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। यूपी के कानपुर में बुलडोजर एक्शन के विरोध में एक मां बेटी की आग में झुलसकर मौत हो गई। दरअसल कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान ये घटना हुई, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने झोपड़ी में आग लगाई, जिस कारण दोनों महिलाओं की मौत हो गई। वहीं स्थानीय पुलिस कह रही है उन दोनों ने खुद आग लगाई थी। फिलहाल पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ये घटना जिले के मडौली गांव की है। यहां पुलिस, जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारी एक सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और अधिकारी सुबह बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गए।
मृतका के बेटे शिवम दीक्षित ने बताया कि जब वो लोग अपने घर में थे तब आग लगा दी गई और मंदिर तोड़ दिए गए। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट पर भी आरोप लगाया कि वो वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान आग में जलने से हुई मां बेटी की मौत पर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहाती नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि अमृतकाल ऐसा होता है। बुलडोजर तंत्र देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहा है। बुलडोजर का जश्न मनाने वालों के मुंह पर तमाचा है ये तस्वीर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, प्रधानमंत्री जी आवास में झोपड़ी थी, मुख्यमंत्री जी माफिया नहीं, गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चला है। सरेआम शासन मां बहनों को जिंदा जला रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का सच है कि आज भी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं एवं यूपी सरकार की कातिलाना शासन व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।